सर, जोड़ों के दर्द में घुटने का दर्द बहुत कॉमन है। समय उम्र के साथ लोगों के घुटने घिस जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं, और फिर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर मैंने देखा कि 60-70 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं अपने घुटनों को लेकर। रह कर दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर ऑन ऑफ चलता रहता है उनका। कब सर उनको ये सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कंसिडर करना चाहिए? Very good question. Knee pain. Knee pain is one of the most common disorder that lead to the disability of a patient. तो नी पेन इतना कॉमन है, मतलब हर 10 में से 3 इंडिविजुअल को घुटने का दर्द परेशान करता ही है। और ये रेशियो 50 साल की उम्र के बाद ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। 50% लोगों को नी पेन की समस्या ऑन ऑफ आती ही है। ये आती क्यों है, इसको पहले समझना होगा। इसके नी पेन होने के कारण मेनली तो है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको अपन इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बोलते हैं। तो एज रिलेटेड डिजनरेशन के कारण इसमें जो कार्टिलेज है वो थिन आउट हो जाता है और बोन आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण पेन होने लगता है। अब दूसरी बात, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, ये अपन को डिसीजन लेना होता है। ऑलमोस्ट 72 डाटा ऐसा बोलता है 70 to 80% इंडिविजुअल में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल, दीज आर द मेथड। ये सफिशिएंट मेथड है जिससे अपन नी की सर्जरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग जो 20 से 30% लोग हैं, उनमें अपन कुछ एक्सेसिव मतलब टारगेटेड फिजियोथेरेपी, कुछ इंजेक्शन थेरेपी, उनसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जिनमें लिम्ब प्रिजर्वेशन सर्जरी भी ऑफर की जा सकती है। लिम्ब प्रिजर्वेशन सर्जरी, जिसमें क्या है, सर्जरी तो कर रहे हैं बट वी डोंट सेक्रीफाइस द जॉइंट। जो ओरिजिनल जॉइंट है उसी को अपन अलाइन करते हैं, जिसमें कि उसकी लॉन्जेविटी है, जोड़ की जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ जाती है और रिप्लेसमेंट की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, या ज़रूरत पड़े तो काफ़ी लेट पड़े। और चौथी कंडीशन ऐसी आती है जिसमें कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें अपन को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है। वो अपन को अमूमन ओल्ड एज में या ओल्ड एज और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में वी डू द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं सर? एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि मैं ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज हो गया हूँ? अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कब बोलेंगे अपन इसको, एक पर्टिकुलर एज के बाद, अमूमन 40 के बाद नी पेन के साथ अगर आता है और उसमें क्रेपिटस की साउंड आती है, क्रेकलिंग जो बोलते हैं कि क्रेपिटस मेरे घुटनों में आवाज़ आती है, तो अगर इन सिम्टम के साथ आता है तो अपन बोल सकते हैं इट इज़ अ केस ऑफ प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस तरह से वो अपना आइडेंटिफाई कर सकता है और उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अपन इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने बताया घुटनों में आवाज आना। घुटनों में आवाज आना तो बहुत ही एक कॉमन है आजकल युवाओं में, मैंने देखा है। तो क्या ये घुटनों में आवाज आना हमेशा बीमारी को बताता है, या ये कभी-कभी नॉर्मल भी होता है? अपन को डिफरेंशिएट करना है कि ये आवाज़ किस वजह से आ रही है। वो एक अच्छा क्लिनिशियन, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि ये आवाज़ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट की वजह से भी आ सकती है, जो क्रैकलिंग साउंड है, तो जिसको स्नैपिंग नी सिंड्रोम बोलते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू अगर कहीं से फ्रिक्शन पैदा कर रहा है या फिर कहीं फंस रहा है तो उसका क्रेपिटस साउंड आ सकता है।
तो दैट इज स्नैपिंग नी सिंड्रोम। और दूसरा अगर बोनी क्रेपिटस है, दैट कैन बी फील बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन, देन वी कैन आइडेंटिफाई इट इज अ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए कॉमन मिथ्स और फियर्स क्या हैं जिससे कि लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज से घबराते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं? नी रिप्लेसमेंट का बोलें कि दो तरह के मिथ हैं। एक तो क्या है, मेरा घुटना खराब हो गया है, अब मेरे को नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी और जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, जिसमें कि ऑस्टियोटॉमी सर्जरी आती है, उससे अपन जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो डाटा भी, रिसर्च भी ये बोलता है ऑलमोस्ट 80 to 90% जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय जस्ट डूइंग simple physiotherapy and some preventive surgery. Remaining surgery remaining patient definitely require joint replacement. बट उसमें क्या है, सीवियर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती पेशेंट है, मेनली डर की वजह से नहीं कराता। जबकि क्या है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है एक बहुत ही आधुनिक पद्धति और रिसर्च ओरिएंटेड सर्जरी है, जिसमें कि क्या है, जो जॉइंट का कार्टिलेज है वो अपन हटाकर एक आर्टिफिशियल जोड़ को अपन प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ और पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो सकती है और आगे आने वाली ज़िंदगी में बिना पेन के वो अपनी ज़िंदगी निकाल सकता है। दूसरा मिथ ये है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो क्या बार बार करना पड़ेगा। आजकल जो एडवांस सर्जरी है, एडवांस इम्प्लांट हैं, उससे ऐसा है कि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। 85% लैंसेट रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा है कि वो उनकी लाइफ मोर देन 20 ईयर, ठीक है। और कई जोड़ तो 25 ईयर तक भी सरवाइव कर जाते हैं। मतलब 25 ईयर मतलब आपका एक पूरा लाइफ स्पैन। अगर आप 65 साल की अगर उम्र पे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आगे के 20-25 साल आपको बिना प्रॉब्लम के आप चल फिर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अपन को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली किसी अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के पास जाकर जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है। थोड़े इसमें डर इन्फेक्शन का और रहता है, तो अच्छा अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ट्रेंड स्टाफ है, प्रॉपर नई टेक्निक के साथ अगर सर्जरी कर रहे, ओटी कंडीशन, हॉस्पिटल कंडीशन अच्छी है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड डाटा ये बोलता है कि इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी द इन्फेक्शन इज़ लेस देन 0.5%। तो 99.5% में इन्फेक्शन के चांसेस अमूमन अच्छी जगह पर अगर होता है तो नहीं रहते हैं और अपना एक अच्छा खुशहाल जीवन आगे जिया जा सकता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद वो व्यक्ति चल सकता है, रूटीन काम कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ट्रैवल कर सकता है और माइल्ड एक्सरसाइज भी वो डेली कर सकता है। डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट से पहले कई पेशेंट जो आते हैं तो बिल्कुल ही डिसेबल्ड रहते हैं। मतलब वॉशरूम जाने तक के लिए, डेली टहलने के लिए, अपना डेली का काम करने के लिए उनको इतना सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उनकी लाइफ ड्रास्टिकली 360 चेंज हो जाती है। वो सब चीज़ें कर पाते हैं जो पहले वो नहीं कर पा रहे थे। वो मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं, अपने रूटीन का काम कर पाते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो भी कर पाते हैं, ट्रैवल भी कर हाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब हाई इम्पैक्ट जो एक्टिविटी है वो अपन को डेफिनेटली अवॉइड करना होगा, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी में जो इम्प्लांट की लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है और उसकी लूजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह अपन अवॉइड कराते हैं। बाकी सभी चीज़ें अपनी अपन कर सकते हैं विद आफ्टर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट और अच्छी तरह से पेन फ्री लाइफ अपन मोबिलिटी दे सकते हैं।
नी रिप्लेसमेंट में सर लेटेस्ट एडवांसमेंट्स मेडिकल साइंस में क्या हुए हैं जिससे कि ये और सक्सेसफुल और एक सेफर सर्जरी के रूप में आ रहा है? देखा जाए तो इसमें एडवांसमेंट्स दो जगह पे हुए हैं, एक तो टेक्निक पे और एक मटेरियल पे। तो मटेरियल पहले की अपेक्षा अभी और एडवांस मटेरियल जिरकोनियम एलॉय का आजकल यूज़ होने लगा है। जो लाइनर है उसका वो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन का बना होता है, जिसमें बियर एंड टियर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देखा जाता है कि उनका 15 साल में जो क्षरण है 1 mm के करीबन होता है, तो उनकी लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है। दूसरा टेक्निक, तो टेक्निक में आजकल काफ़ी एडवांसमेंट आए हैं, स्पेशली अभी रोबोटिक भी रिसेंटली आया है, तो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी भी आया है। तो उससे अपन क्या है, प्रिसाइज कट भी अपन कर सकते हैं, जो कार्टिलेज को जो कट करते हैं प्रिसाइज कट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट प्रोवाइड कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट साइजिंग अपन ले सकते हैं, प्री ऑफ प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन भी आजकल बहुत एडवांस हो गया है, जिससे कि पेन फ्री सर्जरी और पेन फ्री पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। यही जो एडवांसमेंट है वो अपन को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि अपन बेटर आउटकम अपन पेशेंट को दे सकते सर हमने काफ़ी बात की टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में, अब हम हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सर थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सर क्या होती है और इसकी आवश्यकता किन मरीजों को होती है? हिप रिप्लेसमेंट अपन बोलें, टोटल हिप रिप्लेसमेंट अपन इसको समझें। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में जो जोड़ है ये भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल फीमर का हेड बनाता है और सॉकेट अपना एसिटाबुलम। तो दोनों साइड से अपन चेंज करते हैं, बॉल को चेंज करते हैं, एसिटाबुलम का लाइन चेंज करते हैं, तो इसको अपन टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलने लगते हैं। क्या कंडीशन है इनमें अपन जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है? जो पॉपुलेशन टोटल नी वाली है उससे काफ़ी अलग टोटल हिप वाली पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ये ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन रहती है। कॉमन कारण इसका एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जिसमें जो फीमोरल हेड है वो गलने लगता है। गलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्मोकिंग, लंबे समय से अल्कोहल का इंटेक, किसी बीमारी की वजह से स्टीरॉयड का लेना, या फिर ताकत बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड की दवाई, या फिर मसल बिल्डिंग के लिए कुछ सप्लीमेंट लेना। ये मुख्य कारण है एवेस्कुलर नेक्रोसिस कराने के लिए, जिससे कि जो जॉइंट है वो खराब हो जाता है और हमें प्रत्यारोपित करना पड़ता है, जिसको अपन टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में सर जो इम्प्लांट मार्केट में अवेलेबल है, तो इम्प्लांट की चॉइस कैसे करनी चाहिए मरीज को? कौन सा इम्प्लांट उसके लिए बेहतर रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? इम्प्लांट चॉइस में ये है कि मार्केट में जो अवेलेबल, या फिर वेंडर के पास जो अवेलेबल इम्प्लांट है, दोनों तरह के हैं, जिसमें इंडियन भी हैं और इम्पोर्टेड भी है। लॉन्ग टर्म स्टडी में दोनों का ही रिजल्ट लगभग बराबर ही है, 15 से 20 साल उनकी लाइफ है। तो बेटर इम्प्लांट इसमें ये रहता है कि जिसमें जो वियरिंग सरफेस है उस पर डिपेंड रहता है, कि जिसमें घर्षण हो रहा है, तो घर्षण होने पर कम से कम वो घिसे, ऐसा इम्प्लांट चूज करना चाहिए। तो एक इम्प्लांट रहता है जिसमें मेटल रहता है और उसका कवरेज रहता है पॉलीथिलीन लाइनर का। तो पॉलीथिलीन और मेटल में घर्षण होता है। दूसरा आता है सेरेमिक का हेड रहता है, और जो लाइनर रहता है वो पॉलीथिलीन का, दैट इज सेरेमिक ऑन पॉली, ठीक है ना। थर्ड है सेरेमिक ऑन सेरेमिक। इनमें बेटर सेरेमिक ऑन पॉली रहता है, जिसमें फ्रिक्शन कम होता है, लॉन्गेविटी ज़्यादा रहती है, और
ये वियरिंग सरफेस के हिसाब से ये हुआ। बाकी दो तरह से और डिवाइड कर सकते हैं, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। एक में सीमेंट यूज होती है, एक में सीमेंट यूज नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के रिजल्ट लगभग बराबर हैं, पर यंग पॉपुलेशन में अपन अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं। ओल्डर में सीमेंटेड और अनसीमेंटेड दोनों ही कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड बोन क्वालिटी। इसका जो अप्रोचेस हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, अभी जैसे रिसेंटली सुनने में आया है कि एंटीरियर अप्रोच के थ्रू करते हैं रादर देन पोस्टीरियर अप्रोच पुराना हो रहा है। तो सर ये अप्रोचेस कैसे डिसाइड होते हैं? जो अप्रोचेज है मेनली सर्जन प्रेफरेंस रहती है। सर्जन जिसमें कंफर्टेबल हो वो अप्रोच यूज करना चाहिए। कॉमनली दो अप्रोचेज हैं, एंटीरियर अप्रोच एंड पोस्टीरियर अप्रोच। पीछे से खोल के अपन इम्प्लांट डालते हैं और आगे से दैट इज एंटीरियर अप्रोच। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच भी बोलते हैं जिसको। अभी रिसेंटली इंडिया में 2-3 साल से आया है, लेकिन फॉरेन में ये 10 साल से प्रचलन में है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। इसमें कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि डिसलोकेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं एंटीरियर अप्रोच में एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर अप्रोच। पर लॉन्ग टर्म डाटा में अगर देखा जाए, जो अपनी स्टडी है, तो वो ऐसा बोलती हैं अगर एक्यूरेट प्लेसमेंट है, प्रॉपरली डन सर्जरी है, तो दोनों के रिजल्ट बराबर हैं और लॉन्जेविटी भी बराबर है, डिसलोकेशन रेट भी दोनों में बराबर ही है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन चॉइस whatever be approach he or she prefer, that can be used anterior or posterior. हमने देखा कि अभी रोबोट का एक तरीके से ट्रेंड आ रहा है, जो भी सर्जरी आ रही है उसमें रोबोट असिस्टेड होती है या रोबोटिक होती है। हमने इससे पहले नी रिप्लेसमेंट डिस्कस किया, तो सर रोबोट का रोल नी रिप्लेसमेंट में क्या है और हिप रिप्लेसमेंट में क्या है? काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन है रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। रोबोट एक नई टेक्निक है जिसको हर ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर और जो फील्ड में है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसको धीरे धीरे अडेप्ट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिप्लेसमेंट की बात करें तो तीन जगह पे फ़ायदे मिल सकते हैं अपन को। एक तो कट, जो बॉनी कट लेते हैं वो अपना प्रेसाइज हो सकता है। इम्प्लांट प्लेसमेंट वो अच्छा हो सकता है, वो एक्यूरेट हो सकता है। थर्ड, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, क्योंकि जो रोबोटिक आर्म होती है उसमें पहले से ही ये डाटा फीड रहता है कि उसमें एक 3D CT स्कैन अपन उसमें फीड करते हैं कि बोन इतना है, अपन को इतना कट करना है, इससे आगे नहीं कट करना है। तो जब सर्जन रोबोटिक आर्म के साथ अगर सर्जरी करता है तो प्रेसाइजली कितना कट लेना है वो रोबोट इसको वहाँ पर रोक लेगा। तो एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज को अपन रोक सकते हैं, जिससे कि बाद में पेन और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अब इंट्रा ऑपरेटिवली जो जजमेंट होता है, अगर सिर्फ जो सर्जन कर रहा है तो माइनर एरर के चांसेस रहते हैं, लेकिन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में जो एरर के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकते, 5 से 10% अपन कम कर सकते हैं। तो नई टेक्निक है, डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए और टू गिव अ बेटर आउटकम फॉर द पेशेंट। ऐसा कहा जाता है सर कि रोबोट का जो रोल है वो नी रिप्लेसमेंट में ज़्यादा है, हिप रिप्लेसमेंट में उतना नहीं है अभी। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली ऐसा है कि हिप रिप्लेसमेंट की अपेक्षा जो नी रिप्लेसमेंट है उसमें रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का रोल ज़्यादा उभर के आया है, क्योंकि इसमें प्लानिंग और प्री ऑफ प्लानिंग जो CT स्कैन की बेसिस पे है और जो उसके डायोड प्लेसमेंट है वो अपन एक्यूरेटली कर सकते हैं, क्योंकि जो नी जॉइंट है वो कंपैरेटिवली बाहर है, मतलब एक्सपोज्ड है, सुपरफिशियल जॉइंट है। तो इसमें जो रोबोटिक डायोड प्लेसमेंट है वो सुपरफिशियली कर सकते हैं और वो अपन को एक डेफिनेटली बेटर गाइड कर सकता है ड्यूरिंग द इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर एज कंपेयर टू द हिप रिप्लेसमेंट।